अब अगला जो सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है वो वैधानिकता। वैधानिकता किसकी? आपराधिक विधि की। आपराधिक विधि की वैधानिकता क्या होगी और किस सिद्धांतों पर वह कार्य करता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अगली हेडिंग डालिए, वैधानिकता का सिद्धांत या आपराधिक विधि की वैधानिकता। लीगलिटी, लीगलिटी या वैलिडिटी ऑफ क्रिमिनल लॉज। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कारित करता है, मान लीजिए भारत में किसी ने व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया, तो वो अपराध कारित करने का दंड या अपराधी होने का उसे दंड तभी प्राप्त होगा जब उस राज्य की विधि के द्वारा वह कार्य अपराध घोषित किया गया। अगर किसी राज्य के द्वारा आपके द्वारा किए गए कृत्य को अपराध नहीं घोषित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस अपराध के लिए आपको दंड प्रदान नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, 1860 के अधिनियम के माध्यम से जो एडल्टरी थी, जिसे हम जार कर्म कहते थे, जिसे भारत में क्या घोषित किया गया था? अपराध। लेकिन अगर ब्रिटेन जैसे देशों में जाएं तो जार कर्म को अपराध घोषित नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एडल्टरी का कार्य कहां कर रहे हैं? भारत में कर रहे हैं, तो आपको उस अपराध के लिए क्या मिलता था? दंड मिलता था। लेकिन अगर वही कार्य आप ब्रिटेन में कर रहे हैं तो आपको उस कार्य के लिए दंड नहीं मिलता था। तो आपराधिक जो वैधानिकता का सिद्धांत है कि लैटिन मैगजीन है, और लैटिन मैगजीन क्या है? नूलम। लैटिन मैगजीन क्या है? नूलम क्राइमेन साइने लेजी। नूलम क्राइमे साइन लेजी, नुल्ला पोएना पोएना साइने लीज या लेजी। नुल्लम क्राइमा साइन लेगी, नुल्ला पोएना साइने लेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई कार्य ये एग्जाम में मैगजीन पूछा गया, कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता, कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक किसी विधि के द्वारा उसे अपराध घोषित नहीं किया गया हो। जब तक किसी विधि के द्वारा उसे अपराध घोषित नहीं कर दिया गया हो। बिना विधि के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। बिना विधि के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। मैंने कहा यही वैधानिकता का सिद्धांत है। वैधानिकता का सिद्धांत का मतलब ही होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है, तो जहां पर वो अपराध कारित कर रहा है वहां पर एक विधि होनी चाहिए, और उस विधि के द्वारा व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को अपराध घोषित करना चाहिए। तो अगर हमने इस टर्म को समझा तो इस टर्म में हमें एक चीज स्पष्टता दिखाई पड़ी, और वो स्पष्टता यह दिखाई पड़ी कि विधि का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कानून ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को दंड प्रदान ही नहीं किया जा सकता। तो विधि का होना आवश्यक है कि अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंड प्रदान किया जाए। और जैसे इसकी जो उत्पत्ति हुई या इसकी जो शुरुआत हुई वो फ्रांसीसी क्रांति से हुई। कहां से हुई? फ्रांसीसी जो रेवोल्यूशन हुआ उस रेवोल्यूशन से इस मैगजीन की शुरुआत हुई। और ये कहा गया कि आप लोगों की स्वतंत्रता, आप लोगों के जीवन को तब तक नहीं छीन सकते
जब तक आप कोई विधि का निर्माण न करें। क्योंकि फ्रांस में जो लुई 16वां था, उसका ये स्टेटमेंट था, मैं ही राजा हूं और मेरी इच्छा ही सर्वोत्तम है। तो मैं जो कहता हूं वही क्या है, विधि है। तो फ्रांसीसी क्रांति का मूल जो आंदोलन था, वो मूल आंदोलन इसी वैधानिकता के सिद्धांत को लेकर ही था कि आपकी बात नहीं, जब तक कोई विधि ना बने और उस विधि के माध्यम से यह निर्णित ना हो कि हमने कोई अपराध कारित किया है, तब तक हमें उस कार्य के लिए आप दंड प्रदान नहीं कर सकते। और अगर आप यही सिद्धांत ब्रिटिश प्रिंसिपल में लागू करते हैं, तो मैंने आपको डाइसी का सिद्धांत बताया था, और डाइसी के विधि के शासन का मूल उद्देश्य यही था कि जहां पर विधि है वहीं पर शासन है, और अगर विधि नहीं है तो शासन का सही रूप से जो उसका दृष्टिकोण है वो सामने नहीं आ सकता। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का यदि आप हनन कर रहे हैं, तो उसका हनन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक सही सी विधि हो, और जो विधि यह घोषित करती हो कि व्यक्ति के किए गए कौन सा कृत्य अपराध है और कौन सा कृत्य अपराध नहीं है। अब कोई ब्रिटिश नागरिक है और भारत में आके एडल्टरी करता है। अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है और भारत में आके एडल्टरी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत में एडल्टरी क्या थी, अपराध थी। लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक है और ब्रिटेन में जाके एडल्टरी कर रहा है, तो वहां पर एडल्टरी अपराध नहीं है। तो जो भी व्यक्ति जिस राष्ट्र में जा रहा है, उस राष्ट्र की विधियों के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि तथ्य की भूल तो क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यही विधि की वैधानिकता है, यही विधि की वैधानिकता है कि तथ्य की भूल को हमने क्षम्य बनाया, लेकिन हमने विधि की भूल को क्षम्य नहीं बनाया। और यही वैधानिकता का मतलब है कि आप किसी भी राष्ट्र में जा रहे हैं, तो उस राष्ट्र में आपको यह पता होना चाहिए कि वहां की आपराधिक विधि क्या है, और हमारे कौन से कृत्य अपराध हैं और हमारे कौन से कृत्य अपराध नहीं। अगर आपको भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 का खंड 1 याद है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 का खंड 1, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 का खंड क्या कहता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधियां, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कार्योत्तर विधियां, कार्योत्तर विधियां। कार्योत्तर विधियों का मतलब होता है कि अगर आपने आज कोई अपराध कारित किया, तो आज के समय जो विधि लागू है, उसी विधि के तहत आपको दंड प्रदान किया जाएगा। तो आज तारीख कौन सी है, जो भी तारीख है, ठीक है, जो भी तारीख है, अगर उस तारीख के तहत जो भी विधि वर्तमान समय में है, उसी विधि के तहत आपको दंड दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आज आपने अपराध किया और आज उस अपराध की सजा आपको 2 वर्ष है, और कल इसी अपराध की सजा अगर 3 वर्ष हो जाती है, लेकिन आपका अपराध कल कारित हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपराधिक विधि है, तो आपराधिक विधि का कभी भी प्रभाव भूतलक्षी नहीं हो सकता। तो आपराधिक मौलिक विधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपराधिक मौलिक विधि, सब्सटेंसिव लॉ। मौलिक विधि का मतलब जिसमें आपको अधिकार एवं कर्तव्य, अर्थात अगर आपने कोई अपराध कारित किया तो उस अपराध का दंड आपको दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह क्या हो गया, कार्योत्तर विधियां। क्यों ऐसा प्रोटेक्ट किया गया, ऐसा उद्देश्य क्या था? अगर भाई हमने अपराध आज किया और आप बाद में परिवर्तन करके हमें उस अपराध के तहत सजा ज्यादा बढ़ा देते, तो ऐसी स्थिति में हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता कि नहीं होता, हमारी स्वतंत्रता का हनन होता कि नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में एक सर्वमान्य नियम बना दिया गया कि जो कार्योत्तर जो विधियां होंगी, जिस समय जो विधि लागू है उसी विधि के तहत होगा। लेकिन अगर आपराधिक प्रक्रियात्मक विधि है, यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है और रीजन और लॉजिक के साथ पूछा गया है। यहां जो भी बातें बताई जा रही हैं, इस बातों को आप समझिए कि एग्जाम में ये पूछा गया है, और यही सवाल पूछा गया है कि मौलिक विधियां
भूतलक्षी हो सकती हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, प्रक्रियात्मक विधि भूतलक्षी हो सकती है। अब इन्हीं दोनों स्टेट ने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सवाल पूछने का तरीका कैसे भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन अपने माइंड में ये चीजें क्लियर रखिए। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपका टेस्ट लेता है किस चीज का, कि रीजनेबिलिटी आपके अंदर कितनी है, कितनी आपके अंदर युक्तियुक्ता है, कितनी तर्कता है आपके अंदर, कि आप चीजों को सही रूप से समझें। आप ये तो जानते हैं कि कार्योत्तर विधियां भूतलक्षी नहीं हो सकती, ये तो आपने क्लियर। अब उसने पूछ लिया कि मौलिक और प्रक्रियात्मक विधि में बता दीजिए, तो प्रक्रियात्मक विधि भूतलक्षी भी हो सकती है और प्रक्रियात्मक विधि भविष्यलक्षी भी हो सकती है। लेकिन मौलिक विधि अगर है, आपराधिक मौलिक विधि है, तो आपराधिक मौलिक विधि हमेशा हमेशा भविष्यलक्षी होगी, भूतलक्षी नहीं होगी। ये चीजें अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, और यही इसकी वैधानिकता का सिद्धांत कहता है कि बिना विधि के किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। तो एक कंडीशन इसके साथ लगा दिया गया कि यह विधि भूतलक्षीय नहीं होगी, विधि भूतलक्षीय नहीं होगी। क्लियर? अब कोई अपराध है तो अपराध के जो तत्व हैं उन तत्वों का कठोर रूप से व्याख्या करनी चाहिए। ये नहीं कि कहानी कुछ और कर रही है और आप कुछ और कह दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे का जिसकी आयु 18 वर्ष से क्या है, कम है, आप उसके पिता की कस्टडी से उसका क्या करते हैं, किडनैप करते हैं। क्या करते हैं, किडनैप करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो किडनैपिंग किया गया, ये क्या है, अपराध। ये क्या है, अपराध है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसका क्या कर रहा है, किडनैप कर रहा है। और किडनैप किसके कर रहा है, कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनके संरक्षक से। तो अगर कोई व्यक्ति ए ने अगर ऐसा अपराध कारित किया और बी नामक लड़की का उसके माता पिता से जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसका व्यापरण कर लिया, तो अगर विधि की हम कठोर व्याख्या करें तो उस व्याख्या के तहत ए क्या है, अपराधी। सीधा सा नियम है, ए ने अपराध कारित किया। अब अगर न्यायालय क्या करे, न्यायालय ये कहे कि माय डियर, ए का हम आशय देखेंगे कि ए ने अपराध कारित करने के पहले उसका आशय क्या था। अब ए ये कहता है कि नहीं, 18 वर्ष से सही थी। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, आपने जो आपराधिक विधि था उसकी कठोर रूप से व्याख्या नहीं की, बल्कि खुद का अपनी व्याख्या प्रदर्शित करने लगे। तो ये आपराधिक विधि क्या करता है, मना करता है। अगर आपराधिक विधि कहता कि उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के आशय को ध्यान में रखकर कार्य किया देखा जाएगा, तब ऐसी स्थिति में आप देखते। अगर अपराध स्पष्टता से कह रही है कि 18 वर्ष की आयु है और यदि उसके माता पिता की अनुमति के बिना आप उसे वापस ले जा रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने कौन सा अपराध कारित किया, अपहरण का, किडनैपिंग का। तो यहां पर न्यायालय ने एकदम स्पष्ट, यहां पर विधि ने स्पष्ट कर दिया कि यहां पर आशय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब अगर न्यायालय ये देखने लगे कि ए का आशय क्या था, तब ऐसी स्थिति में न्यायालय ने क्या किया, जो सामान्य सा नियम है कि इसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, इसका उल्लंघन कर देगा। तो जो क्या होगा, गलत होगा, और आपराधिक विधि में अपने से जोड़कर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको सजा देनी है, यही सीधी सीधी बात है।